पहले धनंजय सर, जो महाराष्ट्र में जो कुछ आप सीन देख रहे हैं सारा कुछ है, और फिर इसके आगे की जो रणनीति राजनीति, और मैंने कहा नंबर गेम का खेल है कि अब तो नंबर गेम है, और आपको ये इनके इन प्रकार कि आपको एक सुनिश्चित कर लेना है वो जो आपका पीछे जो संविधान संशोधन जो बिल है, क्या कहिएगा पूरा देखने के बाद, और खासकर महाराष्ट्र में जो कुछ है। आप तो बाला साहब ठाकरे जी के साथ भी आपका एक वक्त कभी आपने उनके जो दौर में काम वहां सेवाएं दी हैं, सब किया है। आज है क्या स्थिति है, क्या है, ये छोड़ दिया गया? जैसे आपने सुना, यहाँ तो वो कह रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, हम हमारे लोग मजबूत हैं। यही चीज तो कल तक उद्धव ठाकरे भी कहते थे, या और ममता बनर्जी भी यही कहा करती। देखिए, ताकत आती कहां से? एक गधा जो है आपके चैनल पे है, राइट साइड, वो लिख रहा है कि डरपोक धनंजय बैठा रखा है जो अपनी लाइव में दर्शकों को ब्लॉक करता है, एजेंडाबाज। तो डर कहाँ? ये जो है, ये कुकुरमुत्ता जो है, ऐसे लोग भर जाए, इनको सत्ता मिल जाए। इनके मौसा जी कितने डरपोक हैं, अभी राशिद भाई बता रहे थे ना, कि ट्रंप के सामने जो है दांत दिखाते रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं कि 3 हमारे नाविकों को कैसे मार दिया। पूरा देश खड़ा है तुम्हारे साथ बे। सी योगेश, अपने मौसा से पूछो कौन डरपोक है ना? और कीड़े मकोड़ों को घर में नहीं घुसने दिया जाता है, उसको पागल कुत्ते को बाहर कर दिया जाता है, इसलिए हम बाहर कर देते हैं। अब 4 PM वाले तुमको लतियाते नहीं है, वो दूसरी बात, तुमको दर्शक मानते हैं। खैर, अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। देखिए, ताकत आती कहां से? ताकत आती है 2 जगह से। ताकत आती, एक ताकत गांधी के पास थी, जो उसके आत्मबल से आती है ताकत। और जॉर्ज पंचम के सामने जो है, वो उसी लिबास में गए जिस लिबास में वो रहते थे। उन्होंने ड्रेस नहीं बदली, और ये भी कह दिया कि तुम जो हो, तुम्हारे देह पे कपड़े इसलिए नहीं है कि हमारा कपड़ा तो तुमने पहन लिया। ये भी कह दिया। वो गांधी थे, वो ताकत थी, वो आत्मबल था, वो सत्य, वो अहिंसा, दूसरों के प्रति सम्मान। और एक जो है वो, ढेर सारे नाम है, मुसोलिनी से लेकर के हिंदुस्तान आ जाइए, जिनके पास सत्ता आती है तो बौखला जाते हैं। और बौखलाने के बाद क्या करते हैं? यही सब काम करते हैं। उसको तोड़ देंगे, उसको फोड़ देंगे, उसको लूट लेंगे, उसको कूट देंगे, यही इनका काम। और जब ये कौन लोग होते हैं? ये ताकतवर जब दिखते हैं इनको तो तलवे चाटते हैं, जब कमजोर होते हैं तो वो लकड़बग्गा बन जाते हैं। ये वो लोग। तो ये जो लोग हैं महाराष्ट्र में, देखिए, एक तो ये भी कहा जाए कि महाराष्ट्र में, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बताया है कि जब बाला साहब हुआ करते थे तो किसी की हैसियत नहीं थी, किसी की हैसियत, ये लोग तो कहीं थे ही नहीं, गली में भी कहीं नहीं थे। और ये भी आपको पता हो कि एक बार मैंने सुनाया था शायद कि वाजपेयी जी यहाँ आए हुए थे, प्रधानमंत्री थे देश के। वहां बाला साहब पहले बोले, क्योंकि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं, तो जो शिष्टाचार है उसके नाते उनको बाद में बोलना है। तो जैसे ही बाला साहब ने अपना भाषण खत्म किया, लोग जाने लगे, क्योंकि बाला साहब का भाषण आखिरी भाषण हो, क्योंकि सब सुनने के लिए आते हैं लोग। जी। तो फिर बाला साहब ने रोका कि अरे रुको, तुम हमारा भाषण सुनते हो, जानते हो, लेकिन हम वाजपेयी जी का भाषण सुनते हैं। और लोग रुके और वाजपेयी जी का भाषण हुआ। अब एक और घटनाक्रम मैं बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वाजपेयी जी ने कह दिया था गुजरात दंगे के बाद कि राजधर्म हाँ निभाओ, जी। नहीं निभाए, बल्कि थेथराई की, उसको थेथराई बोलते हैं हमारे बिहार की भाषा में, कि राजधर्म ही तो निभा रहे हैं। लेकिन राजधर्म क्या है? वो संविधान का पालन राजधर्म है, किसी राजा का धर्म नहीं है, वो संविधान का पालन करना है। तो बाला साहब के पास गए अडवाणी जी, जो कि वाजपेयी जी उनको हटाना चाहते थे, और गए, और अडवाणी जी ने कहा कि आप ही की बात वाजपेयी साहब सुनेंगे, बाकी किसी की बात सुनेंगे नहीं, और नरेंद्र मोदी का रहना जरूरी है। और बाला साहब ने फिर कहा कि ये जो है कड़वा हिंदू है, इसको रहना चाहिए, और वो रहे। लेकिन वो नरेंद्र मोदी किसको बख्शा? अडवाणी जी को। जब अडवाणी जी को नहीं बख्शा, जिस अडवाणी जी के पीछे चल चल करके वो राष्ट्रीय नेता बने और प्रधानमंत्री बन गए, फाइनली उसी अडवाणी जी को लतिया करके, वो बाला साहब के बेटे को कैसे बख्श देंगे? और उनके साथ अमित शाह जी हैं, उनके साथ ऐसे ही लकड़बग्घे हैं, कीड़े मकोड़े बैठे हैं साथ में, जो हुआ हुआ करते हैं, जानते कुछ नहीं है। राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में लूट मची है, इस पे इनका गुम हो जाता है सारा आवाज। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी बोला, सुना आपने
कि राम मंदिर में देखो लूट हो गई। तो ये जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने की बात है, पहले भी टूट चुकी है। आप जानते हैं कि सरकार गिरा दी जा चुकी है। अभी तो सांसद है, 9 सांसद 2024 में चुने गए थे, 9 में से कहा जा रहा है 5 सांसद ये गायब है, गायब हो जाएंगे। संजय राउत का आपने दिखाया ही। मैं कहता हूं जो गाली दे रहा हूं उसको गाली मत समझिए। संजय राउत ने कहा कि हटाना मत, ये नहीं कहा कि आवेश में निकल गया तो हमला, हटाना मत। और दूसरी गाली दी जो आपने कहा कि हम म्यूट नहीं कर पाए, चली गई। है ना। गाली बेसिकली क्या है? गाली फ्रस्ट्रेशन है। जब आपके मर्जी से कुछ ना हो, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। देखिए, कमजोर आदमी किसका सहारा लेता है? कमजोर आदमी हमेशा कानून का सहारा लेता है। कमजोर आदमी नैतिकता की बात करता है। कमजोर आदमी कहता है कि भैया इंसाफ करो। ताकतवर आदमी ये सब नहीं करता, वो इंसाफ की बात नहीं करता है, वो कानून की बात नहीं करता है। वो कहता है हमको ऐसा लग रहा है गड़बड़ है। अभी देखिए, ममता बनर्जी उतरी हुई है कलकत्ता की सड़कों पर हॉकर्स के लिए, कि हॉकर्स के साथ अन्याय न हो। जब ममता बनर्जी 15 साल सत्ता में थी तो हॉकर्स के लिए उन्होंने क्या किया, ये सवाल पूछिएगा तो भक्त आके कहेंगे अरे यार तुम तो उसके खिलाफ बोल रहे हो, या भक्त तारीफ करेंगे अच्छा किया ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हो। हम पत्रकारों की भूमिका किसी के खिलाफ किसी के समर्थन में बोलने की नहीं है। हमारी एग्री। भूमिका है आम आदमी के साथ खड़ा होना। क्योंकि आम आदमी की आवाज जो है वो गुम कर दी जाती है, सत्ता गुम कर देती है आवाज, चाहे किसी की सत्ता हो। राहुल गांधी से भी मिलना क्या आसान काम है आम आदमी के लिए? आम आदमी छोड़िए, क्या उनकी पार्टी के नेता मिल पाते हैं अपनी मर्जी से? तो जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो होना है, होने दीजिए। बाकी जो इकबाल भाई कह रहे थे कि फिर से शिंदे मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, इकबाल भाई मुझे ऐसा नहीं लगता। ये लोग मुख्यमंत्री किसी काले चोर को बना देंगे अपनी पार्टी के। लेकिन अगर 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 फडणवीस को दिल्ली ले जाना, हालांकि दिल्ली नहीं ले जाएंगे, दिल्ली ले जाकर के अपना कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा करेंगे अमित शाह जी। उनको अमित शाह जी को चाहिए कि वो अकेले रहे वहां, ताकि शायद प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन बीजेपी, एक त्रासदी है बीजेपी की कि वाजपेयी तो प्रधानमंत्री बन गए, अडवाणी नहीं बन पाए, नरेंद्र मोदी तो बन पाए, क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे अमित शाह जी, ये बड़ा सवाल है। तो अब शिवसेना को तोड़े, शिवसेना टूटी हुई है, जमीन पे शिवसेना कहां खड़ी? जो बोल रहे थे साजिद भाई कि जब पुलिस स्टेशन के बगल में जो है शिवसेना का शाखा प्रमुख वहां बैठते थे, उसका ऑफिस होता था शिवसेना का। अब तो राशिद भाई शिवसेना का ऑफिस जो है बंट गया 2 भाग में, बड़ा हिस्सा चला गया है वो शिंदे जी के पास। जिधर सत्ता उधर शाखा। क्योंकि शाखा या ताकत से चलती थी, नहीं कांग्रेस का शासनकाल थोड़े है, ये बीजेपी का शासनकाल। या जो है ममता बनर्जी, या जो कलकत्ता का जो हाल था, उस तरह का शासनकाल है। शासनकाल का मतलब होता है, सत्ता का मतलब होता है मैं जो चाहूं करूं, मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहूं वो करूं। तो मोदी जी कहीं नैतिकता के धरातल पे हैं क्या? कब थे नैतिकता के धरातल पे मोदी जी? तब तक थे जब तक वो किसी पद पर नहीं आए थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब तक बड़ी नैतिकता थी। मैंने पढ़ाई बढ़ाई नहीं की थी, कही है दोस्तों, आपको लगता होगा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, नहीं पढ़ा लिखा हूं। सत्ता में आते ही देखिए वो डिग्री दिखा दी है कि हम तो एमए पास है। तो अब उनका कंपटीशन जो है नरेंद्र मोदी जी का, अकेले दौड़ रहे हैं और अकेले दौड़ करके वो फर्स्ट आना चाहते हैं। किसी को दौड़ने नहीं देना चाहते हैं कि कोई नहीं दौड़ेगा हमारे साथ, जो दौड़ेगा उसको लंगी मारो। लगा रखे हैं लोगों को लंगी मारने के लिए। वो सीडी है, ये क्या कहते हैं, ईडी है, सीबीआई है, बड़े बड़े सेठ जी हैं, और तरीके हैं। क्योंकि दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं डरते हैं ना वो, क्योंकि उन्होंने पैसा जमा किया है, धतकर्म किए हैं। तो धतकर्म करने वाला कैसे लड़ेगा? धतकर्म करने वाले लड़ नहीं सकता, उसको डर लगता है हमेशा, क्योंकि उसके पास आत्मबल नहीं है, वो गांधी नहीं है। राहुल गांधी पूरे इस लड़ाई में अकेला इसलिए खड़ा है पिछले 2014-13 से कि उसके भीतर आत्मबल है। उसको आप ईडी वाले बोले कि 1 साल के लिए राहुल जी यहीं रहिए, यहीं खाना पाना पिलाएंगे, तो राहुल गांधी रहने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ईडी वालों के अधिकारी जो है, जो जांच कर रहे होंगे, जब उनकी जांच होगी तो वो जेल चले जाएंगे। ईडी वाले क्या आपको लगता है सब जो है दूध के धुले हुए हैं? ईडी में, सीबीआई में जो लोग हैं, जब उनका मंत्री दूध का धुला नहीं है तो अधिकारी कैसे दूध के धुले हो सकते हैं? और अधिकारी, अब देखिए ड्राइवर जब दूध का धुला नहीं है, राम मंदिर जब जाते हैं तो पता चलता है कि चंपत राय जी का ड्राइवर जो है, जो ऑटो चलाता था, वो दूध का धुला नहीं निकला, कई करोड़ की जमीन खरीदी है। तो ड्राइवर जो है क्या क्या कर रहे हैं, चाय वाले क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। कहां से ये बिल्कुल। ताकत आती, कहां से ये भौतिक? क्या कहते हैं वो भागवत जी कहते हैं, सत्ता की पूजा। सत्ता मतलब क्या?
सत्ता मतलब राजनैतिक सत्ता, मतलब शासन का पावर। सत्ता मतलब वो नहीं है कि कोई आत्मबल की सत्ता हो, नैतिकता की सत्ता हो, ये लूट की सत्ता। आपके पास सारा तंत्र आ गया है, आप पूरे पब्लिक को जो है भरमाओ, दूसरे को की देशभक्ति जांच करो, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है, तो कहोगे क्या हिंदू धर्म रजिस्टर है? तुम हिंदू धर्म हो, तो फिर तो इस्लाम भी रजिस्टर नहीं है, तो उसको भी, उसकी संस्थाओं को भी वैसे रहने देना चाहिए। हम भी हैं, हमको क्यों कह रहे हो कि ये कार्ड बनाओ, वो कार्ड बनाओ, ये कार्ड बनाओ? क्यों बनाओ आप, भाई? आपने एक लाइन में कहा ना कि मेरी मर्जी, सत्ता मेरे हाथ में है, तो मैं हाँ, जो तो चाहे ये ये जो करूं। आपने हेडिंग दिया है ना संजीव भाई, लूट तंत्र के जरिए 400 पार का सबसे गंदा खेल। गंदा खेल में खेलने वाला गिरता है, गिरेंगे ये, 400 पार नहीं हो पाएगा। अभी तो 240 पर आ गए थे, आगे आने वाले समय में कहाँ जाएंगे हमको नहीं पता। देखिए आपको, हमको, राशिद भाई को, इकबाल भाई को, और जो बोलते हैं अलग अलग चैनलों पे, उनको भले लगे कि मोदी जी क्यों चले जाते हैं यार, क्या लेकर के आते हैं यार। देखिए फिर एक पुरस्कार लेके आ रहे हैं स्लोवाकिया से, फिर उनको श्रेष्ठ सम्मान मिला है। आप बताइए, देश में कोई व्यक्ति है जो इतना सम्मान लेके आया हो? आपका मान नहीं बढ़ रहा है इससे? 32-33 सम्मान ले आए हैं, दुनिया में शायद ही कोई इतना व्यक्ति होगा जिसको इतने देशों ने सम्मानित किया हो श्रेष्ठ सम्मान से, वो भी ऐसे ही कोई आए बाएं साए नहीं दे दिया हो। नेहरू जी उस को किसी ने उस दिया उस था उस उस सम्मान, याद उस उस करिए जरा, उस कोई उस बताइए। मुल्क उस मुल्क का सबसे अच्छा सम्मान, वो बार बार यही कहते हैं, सबसे बड़ा वो सम्मान। बिल्कुल। वो सम्मानित क्यों करते हैं? दो तरह के लोगों को सम्मानित करते हैं। नेहरू जी को किसी ने सम्मानित किया था? अब यहाँ जो है राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत रत्न कहा नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, और सब सारे में जो है शिष्टाचार है उसको ब्रेक करके, जो कायदा है उसको ब्रेक करके, मैं आप चाहता हूं कि आप मेरी बात रखिए और भारत रत्न लीजिए, क्योंकि आप रियल में भारत रत्न है। इसको क्या कहते हैं भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, गटर मीडिया वाले लोग? नेहरू ने खुद ले लिया। अरे तुम्हारे मौसा जी को भी बोलो खुद ले ले, दो चार अवार्ड बना ले अपने लिए। एक वीर लिख लिया, उस पे तो जवाब दिए पार नहीं लग रहा है। लेकिन क्या है, ये सबक नहीं लेते, इतिहास से ये सबक नहीं लेते हैं। इसलिए सबक नहीं लेते हैं कि ये भले दुनिया को कहते हैं कि हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र पुनर्जन्म में विश्वास करता है, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। ये मानते हैं जो है यही है, अभी है। वो है ना, वो जो शैलेंद्र जी की पंक्ति है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो नरेंद्र मोदी हो या भागवत हो, दोनों इसमें बिलीव करते हैं। वो चंपत राय भी इसी में बिलीव करते हैं, जो है यही है, कोई भगवान नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई और दुनिया नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। वो जानते हैं कि यही जन्म है जो सब कुछ है, हम खाए पिएंगे ऐश करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा। बाकी पब्लिक तो है ही इसीलिए। पब्लिक का जन्म क्यों हुआ है? पब्लिक का जन्म हुआ है कि आप जो है मंडराते रहिए मक्खी की तरह। और नीतीश जी का एक डायलॉग अगर याद दिलाऊं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि, नीतीश जी कहते थे कि आप खाना खाते रहिए एक हाथ से, दाएं हाथ से खाना खाइए, बाएं हाथ से मक्खी भगाते रहिए। तो नेता के लिए बड़ा बढ़िया लाइन है, मोदी जी पे और जो भाजपा के नेता हैं उन पे बड़ा फिट बनता है। कोई कुछ कहे कहने दो, हमारे पास गटर मीडिया है, वो सब धो देगा। हमारे पास इतिहास लेखक भी है। अभी देखिए भागवत जी कह के आए हैं कि इतिहास में जो लिखा गया है कि महाराणा प्रताप जो है वो हार गए थे, गलत लिखा गया है। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। क्या अकबर की किसी ने जयंती मनाई? तो जयंती जीते हुए व्यक्ति की मनाई जाती है, हारे हुए व्यक्ति की जयंती नहीं मनाई जाती। अब इस तर्क के बाद क्या तर्क बचता है? कौन सा इतिहास? अरे लिखिए ना भागवत जी, आप बैठ करके इतिहास लिखना शुरू कर दीजिए। अब तक तो 100 किताबें लिख चुके होते। पूरे आरएसएस के लोग अगर लिखने लगे हैं, पूरे भाजपा के, तो दुनिया में किताब रखने की जगह न बचे। सबके पास, सब लिख दो, सब विद्वान हो, लिख दो किताब। खुद लिखना, खुद भी नहीं पढ़ना। नेहरू ने लिखा तो दुनिया पढ़ रही है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब पढ़ रहे हैं। नेहरू के ढेर सारे किस्से, इनके किस्से क्या है? ही, यही किस्से हैं। ही से कुछ नहीं होता है। फिर आप नहीं, अब अखबार में, यहाँ मीडिया में छपता है कि और ट्रंप के सामने कहा कि 3 लोगों को मारा गया, वो अच्छा नहीं हुआ। यहाँ रूबियो आया था, रूबियो के सामने बोला तो रूबियो ने क्या कहा? तो देखिए, आप अखबार वाले आदमी भी हैं, हम लोग सब अखबार वाले हैं। 2 एडिशन छपता था, एक डाक एडिशन और एक सिटी एडिशन। डाक एडिशन पहले छप जाया करता है, वो गांव पहुंचा दिया जाता है।
तो वैसे ही सरकार चल रही है। एक डाक एडिशन है जो भक्तों के लिए है, और एक सिटी एडिशन है जो हम लोग छापते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत सही।